नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे भाषा गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है विवेक तिवारी। मैं आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में रस के बारे में आज हम लोग चलेंगे। हिंदी व्याकरण के एक सीरीज में हम लोग अभी तक हिंदी वर्णमाला और अलंकार, समास आदि हम लोग पढ़ चुके हैं। आज है रस का पहला वीडियो। तो रस के बारे में हम जानेंगे, रस की परिभाषा के बारे में जानेंगे, रस की परिभाषा के बारे में कौन कौन से विद्वान ने क्या क्या कहा है रस के बारे में, और फिर आगे हम प्रमुख रस जो हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रस की परिभाषा देख लेते हैं। रस का मतलब होता है आनंद या आस्वाद। रस का क्या मतलब होता है? आनंद या आस्वाद। रस जो है श्री धातु से बना है। रस किस धातु से बना है? तो श्री धातु से बना है। रस श्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बहाव या बहना, या भाव के साथ बहना। ठीक है। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय के प्रवर्तक, ये रस जो है सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक है भरत मुनि। रस के प्रवर्तक है भरत मुनि। आचार्य विश्वनाथ ने रस के बारे में क्या कहा है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम। इन्होंने रस को ही काव्य की आत्मा कहा है। रस को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो आचार्य विश्वनाथ। ठीक है। इनके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है कि रस को काव्य की आत्मा कहा। यही रामचंद्र शुक्ल भी कहे हैं। काव्य की आत्मा, रस को काव्य की आत्मा रामचंद्र शुक्ल भी कहे हैं। ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं कि भरत मुनि रस के बारे में क्या कहे। भरत मुनि ने रस के बारे में क्या कहा है, तो हम लोग देख लेते हैं। भरत मुनि का नाट्यशास्त्र किसका है? नाट्यशास्त्र भरत मुनि द्वारा रचित है। नाटक से संबंधित है नाट्यशास्त्र, जो कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इसमें 36 अध्याय हैं। भरत मुनि ने इसे पंचम वेद कहा है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को पंचम वेद कहा है। इसमें भरत मुनि ने नाटक के संबंध में रसों की व्याख्या की है, और रस की संख्या कितनी बताई है? 8। भरत मुनि ने रस की संख्या 8 बताई है। शांत रस को इन्होंने नहीं माना। शांत रस को इन्होंने नहीं माना, रस नहीं माना। भरत मुनि ने शांत रस को रस की श्रेणी में नहीं रखा। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। 6वें अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या की है। नाट्यशास्त्र के 6वें अध्याय में भरत मुनि ने रस सूत्र की व्याख्या की है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निश्चन्ति। इसका अर्थ है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अभी हम लोग रस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर रस, प्रमुख रस पढ़ेंगे। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। रस सूत्र में अस्थाई भाव की चर्चा नहीं हुई है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में रस जो इन्होंने अपने 6वें अध्याय में रस सूत्र की व्याख्या की है, उसमें अस्थाई भाव की चर्चा नहीं की है। रस सूत्र में संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत मुनि ने संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा है। रस से संबंधित ग्रंथ हम देख लेते हैं। श्रृंगार प्रकाश किसका है? भोजराज का। साहित्य दर्पण किसका है? विश्वनाथ का। रस तरंगिणी किसका है? भानुदत्त का। और रस गंगाधर किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। ठीक है। आगे हम देखते हैं रस और उसके प्रतिष्ठापक आचार्य। प्रथम 8 रस भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में लिखा हुआ है 6वें अध्याय में। और शांत रस किसने कहा है? उद्भट शांत रस दिए। वात्सल्य रस विश्वनाथ या सूरदास वात्सल्य रस के प्रणेता माने जाते हैं, प्रतिष्ठापक माने जाते हैं। भक्ति रस के कौन माने जाते हैं? रूप गोस्वामी या मधुसूदन सरस्वती। प्रयाण रस के रुद्रट। ठीक है। ये उत्तर प्रदेश दरोगा और उत्तर प्रदेश सिपाही भी नहीं पूछा जाएगा ये सब, लेकिन और आगे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहाँ से उत्तर प्रदेश के दरोगा और उत्तर प्रदेश जो सिपाही SSC GD वाले हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि रस और उसके अस्थाई भाव एग्जाम में पूछता है। तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम या रति।
श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? प्रेम या रति। हास्य रस का क्या होता है? हास माने हंसना। करुण रस का अस्थाई भाव शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध। वीर रस का उत्साह। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह। भयानक का भय होता है। बीभत्स घृणा जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय या आश्चर्य होता है। शांत रस का सम या निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का वात्सल्य रति होता है, वात्सल्य ही होता है। और भक्ति का भगवत विषय रति मतलब भगवान के विषय में रति होता है, भक्ति का अस्थाई भाव। आगे हम देखते हैं विभाव किसे कहते हैं। ठीक है, विभाव किसे कहते हैं? जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं, जिसके कारण अस्थाई भाव जागृत होते हैं उसे हम विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं। विभाव कितने होते हैं? विभाव दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? आलंबन और उद्दीपन। आलंबन किसे कहते हैं? जिसका सहारा पाकर अस्थाई भाव जागृत हो जाए, मतलब जिसका सहारा पाकर हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत हो जाए उसे आलंबन कहते हैं। ठीक है, और उद्दीपन किसे कहते हैं? जगे हुए अस्थाई भाव को तीव्र करने वाला उद्दीपन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बाजार में गए हुए हैं, कोई सामान आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपका आलंबन हो जाएगा और उसको खरीदने की तीव्र इच्छा क्या हो जाएगी? उद्दीपन हो जाएगी ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आलंबन के दो भेद होते हैं। पहले विभाव दो हुए, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला है आश्रयालंबन। पहला कौन सा है? आश्रयालंबन। दूसरा है विषयालंबन। आश्रयालंबन किसे कहते हैं? जिसके मन में भाव जगे, जैसे आपके मन में भाव जगा उसको खिलौने के प्रति, तो आप आश्रयालंबन है। विषयालंबन किसके है? जिसके लिए मन में भाव जगे, मतलब उस खिलौना जो खिलौना था उसके लिए आपके मन में भाव जगा, तो वो विषयालंबन है। ठीक है, आइए हम इसके बाद हम अगले वीडियो में अनुभाव पढ़ेंगे। अनुभाव के दो भेद होते हैं, जैसे कायिक और मानसिक, तो इसके भी कई भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग संचारी भाव पढ़ेंगे। संचारी भाव के बाद तब हम प्रमुख रस हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम ये आराम से पढ़ेंगे, 2-3 वीडियो में ख़त्म करेंगे। ठीक है, आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, अगर आपको थोड़ी डिमोटिवेट हो रहा है तो आप लोग जहाँ भी हैं, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई पे समझ लीजिए। अगर एक महीने में आप 25 से 26 दिन अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन आपका दिमाग ज़रूर डिस्टर्ब होगा महीने के अंत में या महीने के बीच में कभी कभी। आप ऐसा नियम बना सकते हैं सबसे बढ़िया टाइम टेबल में कि आप सोमवार से आप लोग शुक्रवार या शनिवार तक पढ़ें। सोमवार से शनिवार तक आप पढ़ें, ऐसा अपना टाइम टेबल सेट करें सोमवार से शनिवार तक। उसके बाद फिर रविवार को आप लोग आराम करें, फिर सोमवार से फिर पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो क्या है कि आप एक दिन का समय लेंगे, एक दिन आप विश्राम करेंगे, तो विश्राम में आपका दिमाग फिर से रिचार्ज हो जाएगा और आप फिर से पढ़ाई करने लगेंगे। और दरोगा अगर आपको बनना है तो कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ना है। हमारे हिसाब से 10 घंटे 8 घंटे ये बहुत होते हैं। और दूसरी बात ये है, आप लोग घंटे के हिसाब से मत पढ़ा करिए। टाइम टेबल आप सेट करिए कि हमको सुबह इतना पढ़ना है, दोपहर में इतना करना है, शाम को इतना करना है। उसके बाद आप लोग टाइम टेबल कैसे सेट करते हैं? जैसे भी सेट करते हो, लेकिन हमारे हिसाब से जैसे सुबह आप लोग टाइम टेबल सेट करिए कि सुबह से 12 बजे तक हम इतना पढ़ेंगे, फिर दोपहर को हम 6 बजे तक इतना ख़त्म कर लेंगे, फिर रात में हम लोग 11 बजे तक 10 बजे तक इतना कवर कर लेंगे। ये कम आप लोग पूरा दिन को 3 भाग में बांटिए, फिर अपना टाइम टेबल सेट करिए। टाइम टेबल सप्ताह में सिर्फ आप लोग एक बार सप्ताह में बनाइए और उसके अनुरूप ही पढ़िए। एक बार टाइम टेबल बनाने के बाद आप लोग उसको सिर्फ एक सप्ताह तक ही लागू करिए बस। उसके बाद आप लोग लागू नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या होता है, जो एक सप्ताह तक अगर आपको अपना पता है कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ जाएंगे, एक सप्ताह बाद आपको पता नहीं रहता है ना कि आप लोग कहाँ जाएंगे, तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए आप सिर्फ एक सप्ताह से ज़्यादा का टाइम टेबल मत बनाइए।
ठीक है। अगर आप लोग तीनों में किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी विषय में निश्चित सफलता है। तो आज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा PDF, ठीक है। आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, तैयारियाँ बढ़िया बनाइए। हाँ, ये है कि आपका अगर दरोगा में सेलेक्ट होना है तो मैथ अच्छा होना चाहिए, रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, हिंदी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मूल विधि आप कहाँ से पढ़ेंगे? मूल विधि आप तब पढ़ना जब आपका एग्जाम आ जाए, जब फॉर्म भरने लगे तो एग्जाम डेट आ जाए तभी मूल विधि पढ़िए, अभी मत पढ़िए। अभी सिर्फ यही तीनों सिर्फ पढ़िए, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ठीक है। हिंदी पढ़ने के क्या नियम है? आप किताब से पढ़िए, उसके बाद हमारे वीडियो से रिवाइज कर सकते हैं। आप कहीं कोर्स खरीदे हैं उससे भी रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ध्यान दीजिए कि आपका कम से कम 2 घंटे रोज, 2 घंटे रोज, ध्यान दीजिएगा, 2 घंटे रोज रिवाइज करने में सिर्फ जाए कि हम रिवीजन किए हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप पढ़ें, उसके बाद शनिवार को सिर्फ आप रिवीजन की क्लास रख लें, मतलब अपना सिर्फ रिवीजन ही करें शनिवार को। 3 चीज़ आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी तक जो आया, अभी तो आगे प्री होगा, मेंस होगा, क्या होगा पता नहीं रहेगा। लेकिन अभी तक क्या रहेगा कि ये इसमें तीनों मिला के 120 प्रश्न रहेंगे ना, 40-40 करके। और 120 में आपका कम से कम इसमें स्कोर हो जाना चाहिए 100 प्लस, तो हो ही जाना चाहिए ना। 100, 110, 105 इतना तो हो जाना चाहिए इसमें 3 में। उसके बाद आपका बचता क्या है? आपका बचेगा GS में मूल विधि संविधान। हाँ, संविधान आपको कहाँ से पढ़ना है? संविधान आपको परीक्षा वाणी की किताब से पढ़ना है, ठीक है। कोई भी कोचिंग आप लिए हुए हैं फिर भी आप किताब परीक्षा वाणी की जरूर पढ़िएगा। कोचिंग वाले इतना नहीं पढ़ा देते हैं कि आप लोग सब कुछ उसी में फंस जाए। तो आप लोग परीक्षा वाणी की किताब पढ़िएगा। और हाँ, अगर जिसको अपना विद्वान बनना है इसमें संविधान में, तो आप मार्केट में, अगर आप इलाहाबाद में रहते हो तो आप कटरा में जाएंगे, या कहीं भी छोटी मोटी मार्केट में किताब नहीं मिलेगी, उसका नाम है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट। आप लोग जाएंगे जब किताब की दुकान पे, आप लोग कह दीजिएगा कि हमको संविधान का बेयर एक्ट चाहिए। वो थोड़ा समझ में भी कम आता है, लेकिन अगर आप उसको एक बार किताब पहले देख लीजिएगा, पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, तभी आप लोग खरीदिएगा। अगर आप लोग इसके पढ़ लिए तो फिर जो 16 प्रश्न मूल विधि और संविधान के आते हैं, उसमें आपका लगभग 12 प्रश्न कम से कम सही हो जाएगा, अगर आप लोग बेयर एक्ट पढ़ लिए तो, क्योंकि बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ठीक है। आगे की वीडियो में भी हम लोग रस पढ़ेंगे और थोड़ा उसमें भी हम लोग तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे अपना बढ़िया तैयारी बनाए रखें, ठीक है। आप लोग इतना करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो आप लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट में प्यारा सा कमेंट लिखिएगा कि हम कैसे आप लोगों को सिखा रहे हैं ना। पढ़ तो आप बहुत लोगों से रहे हैं, लेकिन हम आप लोग को कैसे सिखा रहे हैं, जो हम सिखा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये वीडियो आपको तब ज़्यादा अच्छा लगेगी जब आप कहीं से पढ़े होंगे और एग्ज़ाम के समय आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में समय कम होता है ना। कम समय में हमको ज़्यादा तैयारी करनी पड़ती है, ज़्यादा रिवीजन करना पड़ता है। तो कम समय में ज़्यादा रिवीजन के लिए सबसे बढ़िया हम आपको ये छोटा छोटा वीडियो करके आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि ये आप एक बार 2x में करके पूरा वीडियो निपटा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा, जितने भी लोग देखिएगा प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हम कैसे पढ़ाएं, ठीक है।